डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.2 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को हल किया था और हमने सारणिक के गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया था। अब हम आज इस क्लास में जो गुणधर्म हमने पढ़े हैं उन सभी गुणधर्मों का यहाँ उपयोग करेंगे। तो आपको सारे गुणधर्म अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा, याद किए होंगे। अब हम इन प्रश्नों में उन सब का उपयोग करेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस से आपको और भी अच्छी तरह वो समझ में आएंगे, याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सारणिक दी हुई आपको का मान ज्ञात कीजिए। दी हुई सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो किसी भी सारणिक का मान आपको पता है। आप सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए उस सारणिक का विस्तार आप या तो किसी पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति या पहला कॉलम, दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम, कहने का अर्थ यह है आप किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके भी सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। परंतु अब हमने जब गुणधर्म पढ़ लिए हैं, गुणधर्म सीख लिए हैं, तो हम गुणधर्म का उपयोग करके उसको सरल बनाएंगे। अब यहाँ कौन से गुणधर्म का उपयोग कर सकते हैं? हमने संक्रियाएं पढ़ी है, तो हमें यहाँ इन सब सारणिक को देखकर यह हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या किसी कॉलम को आपस में घटाने पर या किसी घटाने पर क्या कोई दो पंक्तियां समान हो सकती है या दो कॉलम समान हो सकते हैं या उनका अंतर कुछ क्रम में आ सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम इसका अध्ययन करें तो पहली पंक्ति देखो 13, 16, 19, दूसरी पंक्ति है 14, 17, 20 और तीसरी पंक्ति है 15, 18 और 21। तो यहाँ देखो इन दोनों पंक्तियों में अंतर कितने का देखो, इन सबका अंतर देखो आप यहाँ बिल्कुल बराबर है। इन दोनों का अंतर भी एक, इन दोनों का अंतर भी एक, इन दोनों का अंतर भी एक। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देखो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर समान है। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, अंतर करेंगे। किसका अंतर करेंगे? अंतर है दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाएंगे तो एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा। ठीक इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में से भी हम दूसरी पंक्ति को घटाएं तो एक आता है। तो हम यहाँ पर संक्रियाएं करेंगे, जो हमने पढ़ा था वहाँ पर नोट में संक्रिया अलग अलग। तो संक्रिया, पहली संक्रिया R2 एरो R2 माइनस R1, मतलब R2 को रिप्लेस करना है या R2 के स्थान पर R2 में से R1 घटाना है। दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटानी है और कहाँ घटानी है? R2 के स्थान पर घटानी है। ठीक इसी प्रकार R3 के स्थान पर R3 में से R2 घटाना है। R1 नो चेंज, तो R1 को ऐसे लिख दिया वापस। R1 है 13, 16, 19। नेक्स्ट R2 माइनस R1, तो R2 14 था, R1 13 था, तो 14 माइनस 13, 17 माइनस 16, 20 माइनस 19। R2 के अवयव में से R1 का अवयव घटाना, 14 में से 13 घटाएंगे, यहाँ लिख दिया 14 माइनस 13। 17 में से 16 घटाएंगे, ये आ गया 17 माइनस 16। 20 में से 19 घटाएंगे, ये आ गया। ठीक इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटाएंगे, देन 15 माइनस 14, 18 माइनस 17, 21 माइनस 20 और यहाँ हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हम ये अंतर कर दिया, घटाया तो 14 बस 13 गया 1, 1, 1, 1, 1, 1। इस प्रकार हमने यहाँ देखा इस स्टेप में हमारे पास R2 और R3 दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति बिल्कुल बराबर है, सेम, सारे अवयव बिल्कुल सेम कॉपी है। हमने गुणधर्म पढ़ा है कि कोई भी दो पंक्ति या सभी अवयव अगर समान हो, क्या गुणधर्म पढ़ा है हमने पढ़ा है किसी भी दो पंक्तियां, कोई भी दो पंक्तियां हो या कोई दो स्तंभ हो, उसके सारे अवयव अगर बराबर है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो यहाँ पर आ गया आंसर, आ गया हमारे पास सारणिक का मान 0 और यही इस सारणिक का क्या है, आंसर है। इस गुणधर्म का उपयोग किया हमने यहाँ पर। पहले तो संक्रिया की थी हमने, एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति को घटाया था। लास्ट में जो हमने दो पंक्तियां बराबर नजर आ गई तो हमने पंक्ति बराबर वाला गुणधर्म उपयोग कर लिया। गुणधर्म क्या था? गुणधर्म था कि दो पंक्तियां के सभी अवयव बराबर है तो सारणिक का मान 0। बिना ज्ञात किए, बिना हल किए हम लिख देंगे कि सारणिक का मान क्या होगा, 0।
इसका आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी सारणी के प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न दिया, आपसे उत्तर पूछा, हल नहीं करना, यहाँ पर आपको गुणधर्म याद होना चाहिए। क्या कहा इसने, दोबारा पढ़िए प्रश्न को। यदि किसी सारणी में प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दें, मतलब क्या हुआ, कोई भी दो स्तंभ को आपस में बदलना है। याद करें, हमने गुणधर्म में पढ़ा है कि सारणी के किन्हीं भी स्तंभों या किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदलने पर सारणी का संख्यात्मक मान तो वही रहता है जबकि चिन्ह बदल जाता है। तो यहां पर भी क्या होगा, सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि आपको एक सारणी दे रखी है, सारणी के बराबर मान दे रखा, आपको इस सारणी को हल करके ये सिद्ध करना है, या यूं कह दीजिए इस प्रश्न का ये उत्तर है। उत्तर आपके सामने है, LHS इज इक्वल टू RHS आपको हल करना है। तो हम यहाँ LHS को लेके चलेंगे और गुणधर्म लगाएंगे, कौन सी संक्रिया लगेगी ये हम सोचेंगे इसको, और क्या सिद्ध करना है वो सिद्ध हम करेंगे। तो वापस मैंने प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करने के लिए LHS लिखा मैंने, LHS में एज इट इज जो प्रश्न दे रखा वो लिख दिया। अब हमें क्या लाना है उसके बारे में विचार करना। हमें x माइनस वाई लाना है, y माइनस जेड लाना है और z माइनस एक्स लाना है। अब यह हमें देखना है कि किन को किन में से घटाएं, किस प्रकार के पद आ जाएं। तो x माइनस वाई लाना है। देखो आप इन दोनों पंक्तियों को देखो, या तो आ रहा yz या आ रहा zx। अगर मैं इस zx में से yz घटा दूं, zx में से yz घटा दूं तो क्या आएगा, z कॉमन, पीछे क्या बचेगा, x माइनस वाई। समझ में आया होगा आपको। तो यहां हम अगर दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटाएं, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटाएं तो हमें x माइनस वाई अवयव मिल सकता है। इसी प्रकार यहां पर भी हम देखो, यहां पर हमें x माइनस वाई लाना है या x माइनस जेड लाना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, R3 में से R2 घटाएंगे। तो देखो यहां पर क्या आएगा, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और z माइनस वाई बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी घटाना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ संक्रियाएं करेंगे सिद्ध करने को ध्यान में रखते हुए। तो पहली संक्रिया यहाँ हमें करनी होगी R2 के स्थान पर R2 माइनस R1, जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में हमने किया था। ठीक इसी प्रकार R3 में से R3 के स्थान पर R3 माइनस R2 हम करते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू, अब R3 माइनस R2, तो यहाँ क्या था, 1 में से 1 घटाना तो 0, प्रथम पंक्ति एज इट इज नो चेंज, 1 में से 1 घटाया 0, फिर इसमें से ये घटाना है तो लिख दिया मैंने यहाँ पर zx माइनस वाई जेड, फिर z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड घटाना है इसलिए चिन्ह बदल जाएगा। फिर R3 में से R2 घटाना है तो 1 में से 1 घटाया 0, एक्स वाई माइनस जेड एक्स, एक्स वाई माइनस जेड एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स, तो ये x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, क्योंकि निशान बदल जाएगा। अब जो घटे घटा दो, जो कॉमन आए कॉमन ले लो। तो देखिए ये हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो कॉमन आएंगे उसको कॉमन लेंगे। तो दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है इन दोनों में से z कॉमन आ रहा है। तो यहाँ मैंने z कॉमन ले लिया, z कॉमन x माइनस वाई, एंड यहाँ इन दोनों में से x कॉमन y माइनस जेड। अब यहाँ देखिए y प्लस जेड एज इट इज, जेड में से जेड कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल और ये बच गया x माइनस वाई, फिर x से x कैंसिल y माइनस जेड दिया हमने। अब दूसरी पंक्ति देखिए आप, दूसरी पंक्ति में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई यहाँ भी आ रहा है, x माइनस वाई यहाँ भी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, पर यहाँ क्या आ रहा है 0। तो 0 से x माइनस वाई कॉमन लो, चाहे कुछ भी कॉमन लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयव में से x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, और तीसरी पंक्ति में से कॉमन क्या आ रहा है, y माइनस जेड। तो हम यहाँ पहली पंक्ति में से तो दूसरी पंक्ति में से तो कॉमन लेंगे x माइनस वाई, और दूसरी पंक्ति में से कॉमन लेंगे, तीसरी पंक्ति में से कॉमन लेंगे y माइनस जेड। तो x माइनस वाई कॉमन ले लिया, y माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो सारणी क्या बचेगी, पहली पंक्ति अपनी जगह वैसी की वैसी। अब दूसरी पंक्ति का 0 की जगह पर यहाँ z इंटू एक्स माइनस था, x माइनस वाई बाहर चला गया, पीछे बच गया z।
कॉमन ले लिया हमने तो ये बच गया z1। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी कॉमन लिया हमने y माइनस जेड, तो ये बचे पद पीछे रह गए। अब यहाँ हम देखें इनमें से वापस हमें क्या करना है, हल करना है। देखो दो इस स्तंभ के दो अवयव 0 हो गए। अगर हम इस सारणी को हल करें, विस्तार करें प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, दो अवयव तो ऑलरेडी 0 है, तो हमें केवल एक के लिए ही हल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर प्रथम स्तंभ में शून्य अधिक है, इसलिए प्रथम स्तंभ के लिए सारणी का मान ज्ञात करते हैं, विस्तार करते हैं। तो बाहर वाले पद तो अपनी जगह पर, फिर प्रथम स्तंभ में केवल 1 बचा है, तो 1 के लिए हल करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 1 की पंक्ति गई, 1 का स्तंभ गया, बचा क्या, z इंटू 1, z माइनस एक्स इंटू 1 x। देन हल किया तो यहाँ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। और ये हमें सिद्ध करना था। LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको यह आइडिया आपको ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा आइडिया, कि हमें करना क्या है। RHS को देखकर ही आपको आइडिया डेवलप करना पड़ेगा कि हमें कौन सी संख्या लगानी है और कौन सा गुणधर्म लगाना है। तो अभी जिस प्रश्न को आप करेंगे एक बार दोबारा करेंगे तो आपको आइडिया समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सारणिक दी हुई है और सारणिक का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम अगर कोई अवयव कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए सबसे पहले। तो देखिए सॉल्व करने के लिए मैंने इसी को सारणिक लिख दिया वापस। अब यहाँ देखो, अगर देखो पहली स्तंभ में से या 0 है या ए स्क्वायर भी है या ए स्क्वायर सी है, तो प्रथम स्तंभ में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो प्रथम C1 में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। इसी प्रकार C2 में से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसी प्रकार C3 में से सी स्क्वायर कॉमन। प्रथम स्क्वायर से, प्रथम स्तंभ से ए स्क्वायर, दूसरे से बी स्क्वायर, तीसरे से सी स्क्वायर बाहर ले लिया। पीछे क्या बचा, पीछे बच गई सारणिक। यहाँ से ए स्क्वायर हटा देना है तो ये हो गई 0 बी और सी। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, पीछे बच गया ए 0 सी, ए 0 सी। यहाँ सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बच गया ए बी 0, ए बी 0। फिर प्रथम पंक्ति R1 से A। अब देखिए दोबारा यहाँ A कॉमन आ रहा है, यहाँ से B कॉमन आ रहा है, यहाँ से C कॉमन आ रहा है, ले लिया कॉमन हमने। R1 से A कॉमन, R2 से B कॉमन, R3 से C कॉमन, सबको बाहर ले लिया तो आ गया ए स्क्वायर ऑलरेडी था, ए स्क्वायर को ए से गुणा किया तो ए क्यूब हो गया, बी स्क्वायर को बी से गुणा किया बी क्यूब, सी स्क्वायर को सी से सी क्यूब। देन पीछे बच गया 0 1 1 1 0 1। नेक्स्ट इसको हल करेंगे हम। हल कर रहे हैं हम किसके सापेक्ष, मान लीजिए हम प्रथम स्तंभ के लिए ही हल कर रहे हैं, तो क्या आएगा 0। ये 0 है इसलिए इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, 0 ही आएगा। फिर यहाँ करें 1 के लिए तो -1, -1 आ गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1 का गुणा होगा 0 से, 1 इंटू 0, देन 0, 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 -1, लास्ट +1, 1 इंटू 1, 1 एंड 0 इंटू 1 -0। देन ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब इंटू ये माइनस माइनस प्लस, +1 एंड +1 इज इक्वल टू 2। देन 2a क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना था। आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सारणिक इज इक्वल टू 0 में x का मान ज्ञात करना। x का मान ज्ञात करना हमें तो हल करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात कर दिया। हम देख के अगर सारणी को देखें ध्यान से तो यहाँ सभी पदों में x आ रहा है, x x x x x सब में x आ रहा है। तो हम यहाँ प्रयास करेंगे कि संक्रियाओं के द्वारा या गुणधर्म के द्वारा हल करके ये प्रयास करेंगे कि यहाँ इस सारणिक में अधिक से अधिक पदों से x का विलोप हो जाए, जिससे कि हमें इसको हल करने में आसानी रहेगी। तो हम यहाँ देखिए आप x के अधिकतम पदों का विलोप करने के लिए पहला काम करेंगे हम R1 के स्थान पर R1 माइनस R2, R1 में से क्या घटाएंगे, R2 घटाएंगे। ठीक इसी प्रकार R2 में से R3 घटाएंगे। तो इसमें से ये घटाएंगे तो x का पद कैंसिल, ये सारे x के पद कैंसिल हो जाएंगे, x के पद ही कम करने हैं। तो देखो हमने पहला क्या किया, फर्स्ट संख्या है R1 के स्थान पर R1 माइनस R2,
R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। ठीक इसी प्रकार R2 में से क्या घटाना है, R3 घटाना है, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। ये R2 के पद है या R3 के पद है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। और तीसरी पंक्ति सेम एज इट इज, जैसी दी हुई वैसी की वैसी। अब यहाँ देखा x के पद कैंसिल हो गए, देखो आप पीछे क्या बचा, यहाँ बचा 2, इधर बचा 6, 12, 4, 18, 48। इन दोनों पंक्तियों में x के पद कैंसिल होने के बाद में इस प्रकार की संख्याएं बची। अब अगर फिर हम R1 और R2 को देखें, देखो R1 के अंदर सभी पदों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो R1 से भी 2 कॉमन लेंगे, R2 में से भी 2 कॉमन आ सकता है, इसलिए R1 और R2 दोनों में से 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो सभी पदों में 2 का भाग लग जाएगा। तो ये हो गया, R1 में से 2 कॉमन लिया तो 2 में 2 का भाग लगा, 6 में 2 का भाग लगा, 12 में भी 2 का भाग लगा। ठीक इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के लिए भी 2 बार आ गया, तीसरी पंक्ति की जगह पर ऐसे ही। अब फिर यहाँ जो अंक संख्या आ रही है, संख्या और थोड़ी छोटी हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, C2 के स्थान पर C2 माइनस 2C1, इसमें से C में से इसका दुगुना घटाएंगे, C2 में से C1 का दुगुना घटाएंगे। इसी प्रकार C3 में से C1 का तिगुना घटाएंगे। देखिए क्या हुआ, जैसे हमने 3 में से इसका दुगुना 2, 3 माइनस 2 हुआ यहाँ पर, फिर 9 में से इसका दुगुना 4, 2x माइनस 27 में से इसका दुगुना, तो 2x माइनस 16 माइनस था इसके प्लस हो गया। और ये लाइन ऐसे कैसे अपनी जगह पर, फिर दूसरी लाइन में 6 माइनस 3, 24 माइनस 6, एंड ये आ गया ऐसा का ऐसा। फिर 1, 1, 3, 2, 5, 18 घटा दिया हमने। अब यहाँ बच गया। अब यहाँ देखिए इन सब पद में से x का विलोप हो गया, x केवल एक ही पद में बचा है। अब हमें इसका विस्तार कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें सारणी का विस्तार यही कर लेना चाहिए। तो इस सारणी का विस्तार करेंगे हम प्रथम स्तंभ के लिए, C1 के लिए विस्तार करेंगे। तो C1 के लिए विस्तार करेंगे तो C1 का पहला वियोग 1, 1 के लिए 1 की सारणी, 1 की पंक्ति विलोप, 1 का कॉलम विलोप, बचा क्या 5 इंटू माइनस 40 माइनस 11 इंटू 18। दूसरा वियोग ऋणात्मक -2, 2 के लिए ये भी गायब और ये भी गायब, बचा क्या 1, 3 -11 माइनस 40, 1 इंटू माइनस 40 माइनस 11 इंटू 3। नेक्स्ट x माइनस 8 क्या हो गया 1 इंटू 18 एंड 5 इंटू 3 लगा देंगे बीच में। अब गुणा कर दिया तो ये -200, इन दोनों को गुणा किया, माइनस माइनस प्लस 198, माइनस के 2 के स्थान पर माइनस के 40, माइनस माइनस प्लस 33 प्लस x माइनस 8, 18 माइनस 15। फिर इनको घटा दिया -2 की जगह पर, यहाँ -7, यहाँ x माइनस 8 इंटू 3 हल किया हमने तो ये आ गया पद इस प्रकार के। और 3x इज इक्वल टू आ गया 12, x इज इक्वल टू 12/3, x इज इक्वल टू 4। यही इस सारणी का हल है, यही सारणी का आंसर है, x का मान 4। आपका समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए कि, हमें विस्तार नहीं करना है और सिद्ध करना है कि तीनों पद बराबर है, तीनों साइड बराबर है। तो इसको मैं यहाँ नाम दूंगा LHS, इसको नाम देंगे हम MHS मिडिल हैंड साइड, और इसको नाम दिया हमने RHS राइट हैंड साइड। हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को इसके बराबर सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, फिर LHS को इसके बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं LHS, ये आ गया LHS जैसी थी वैसी वैसी हमने यहाँ लिख दी। अब हमें देखना है LHS और MHS में अंतर क्या है। LHS में देखिए अब क्या आ रहा है, LHS में जो हमारे पास है उसमें हमारे पास ABC किस में आ रही है, प्रथम पंक्ति में आ रहा है, और यहाँ ABC आ रहा तृतीय पंक्ति। तो ये हम पंक्तियों का अदला बदली करने से काम चल जाएगा। क्या करेंगे हम, पंक्तियों की अदली, पंक्तियों कैसे अदला बदली करें। अब देखो यहाँ XYZ दूसरी पंक्ति में या पहली पंक्ति में चला गया, तो दूसरी को पहले के स्थान पर ले जाएंगे, पहली को दूसरी के स्थान पर ले जाएंगे, फिर दूसरी जो बनेगी दूसरी को थर्ड पे ले जाएंगे, थर्ड को सेकंड पर ले जाएंगे। तो वही मैंने सबसे पहले क्या है प्रश्न लिख दिया एज इट इज। फिर यहाँ पहले किया हमने R1 और R2 को परस्पर बदल दिया है, परस्पर चेंज कर दिया है। और हम जानते हैं जब भी किसी सारणी की
के दो पंक्तियां या दो कॉलम में को आपस में अगर बदल दें तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है, परंतु निशान क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो गया माइनस। करना क्या है, R1 को R2 के स्थान पर, R2 को R1 के स्थान पर। तो एक्स वाई जेड ये आ जाएगा फर्स्ट पंक्ति में, तो फर्स्ट पंक्ति में आ गया एक्स वाई जेड, और फर्स्ट पंक्ति जो थी वो चली जाएगी सेकंड पंक्ति में। फिर सेम इसी प्रकार MHS को ध्यान रखें, तो ये सेकंड वाली आ रही है थर्ड के स्थान पर और थर्ड वाली आ रही है सेकंड के स्थान पर। तो फिर हमने ये कर दिया R2 और R3 को आपस में बदल दिया। R2 को R3 में बदलेंगे, फिर निशान बदल जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्रथम पंक्ति में स्थान पर ऐसे कैसे, ये तीसरी आ गई दूसरे के स्थान पर, दूसरी आ गई तीसरे के स्थान पर, तो PQR और ABC आपस में बदल गए। तो ये आपको तो यहाँ देखिए R2 और R3 को आपस में चेंज किया, तब यहाँ थोड़ा रह गया, इसको चेंज करना है। यहाँ आएगा PQR और यहाँ आएगा A B और C, और ये आपको सेट करना है। नेक्स्ट, अब वापस हमें लेफ्ट हैंड को ले जाना राइट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को साथ रखकर अगर हम देखेंगे तो वहाँ क्या हो रहा है, पंक्तियां स्तंभ जारी स्तंभ पंक्तियों में आ रहा है। तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे, यहाँ पर स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे और पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे। तो ये जो पंक्ति है, पहली पंक्ति बन जाएगा पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति बन जाएगा दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को बनाएंगे तीसरा स्तंभ। ये कहलाता है पंक्ति को स्तंभों में बदलना। अब सिद्ध करने के हिसाब से C1 को ले जाएंगे हम C2 के स्थान पर और C2 को लाएंगे C1 के स्थान पर। तो ये C2 दूसरा कॉलम आ गया पहले कॉलम के स्थान पर और पहला चला गया दूसरे के स्थान पर। इस प्रकार करने पर सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है, परंतु निशान बदल जाता है। फिर सिद्ध करने के लिए वही तीसरे कॉलम को दूसरे के स्थान पर और दूसरे को पहले के स्थान पर, फिर निशान बदलना पड़ा, तो माइनस का हो गया प्लस, और ये हो गया आपके यहाँ पर पंक्तियाँ हो गई सेम। सॉरी, यहाँ कॉलम को नहीं बदलना पड़ा है, यहाँ वापस रो को बदलना पड़ा है। R1 और R2 को आपस में बदलना है, इनको नहीं बदलकर R1 और R2 को बदला है। तो ये हो गया Y D Q and X A P, और ये ऐसे होगा। यही आपको सिद्ध करना था। तो कहने का मतलब जो ये प्रश्न है, इसमें केवल रो और कॉलम को या रो को या कॉलम को आपस में बदलकर ही सिद्ध किया जा सकता है। किसको बदलना है, कब बदलना है, ये आपका सिद्ध क्या करना है, उसके आधार पर ही हमको आगे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना आपको सारणिक दे रखी है और सिद्ध करने में लाना है AQ + BQ + CQ - 3ABC। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि हल करके अधिक से अधिक इसको सरल बना लिया जाए। तो यहाँ देखिए आप प्रथम कॉलम जो यहाँ आपके सामने नजर आ रहा है आपको B + C, यहाँ A, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा A + B + C। इसी प्रकार देखो C + A और B, इसको भी जोड़ दिया जाए तो ये भी हो जाएगा A + B + C, और यहाँ भी जोड़ दिया तो A + B + C हो जाएगा। तो C1 के स्थान पर C1 और C3 को जोड़ेंगे, जोड़ दिया हमने। C1 के अंदर C3 को जोड़ना, तो A + B C, A + B + C, A + B + C हो गया। दूसरा कॉलम की जगह पर तीसरा कॉलम भी अपनी जगह पर ऐसा करने से देखो आप कॉलम में से सब कुछ कॉमन आ गया। क्या कॉमन आया, A + B + C कॉमन आ गया। क्या बचा पीछे 1 1 1, और अंदर ऐसे का ऐसे जाए। फिर R1 हो गया, या R1 माइनस, अब यहाँ 1 1 आ रहा है। हम प्रयास करें कि कम से कम 2 के स्थान पर क्या जाए 0। इन 2 के स्थान पर 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 के स्थान पर देखो 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और इस 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसलिए R1 के स्थान पर R1 - R2 करेंगे और R2 के स्थान पर R2 - R3 करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हमारा प्रयास है कि यहाँ 0 आ जाए, जिससे कि हल करने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हमें 3 पद हल नहीं करके केवल 1 पद ही हल करना पड़ेगा। इसलिए R1 में से R2 घटाया तो 1 - 1, A + B - B - C, A - B। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर R2 में से R3 घटाया तो 1 - 1, या 1 - 1। इसमें से इसको घटाएंगे तो B + C - C - A,
और इसमें से इसको घटाया b माइनस सी, तीसरी पंक्ति अपनी जगह पर ऐसे के ऐसे ही करते ही हो गया। a प्लस बी प्लस बार था, ये दोनों जीरो हो गए और यहाँ b से b कैंसिल, a माइनस सी, c से c कैंसिल, b माइनस ए और ये हो गया a माइनस बी और b माइनस सी, 1c प्लस ए सी, तीसरी पंक्ति अपनी जगह पर ऐसा का ऐसे। अब c1 के सापेक्ष विस्तार करने पर c1 में दो पद जीरो हो गए, तो अगर हम इस c1 के सापेक्ष विस्तार करें तो बहुत छोटा हो जाएगा, केवल एक पद के लिए ही गुणा करना पड़ेगा, इसलिए इसका विस्तार करेंगे तो यह भी जीरो, सीधा इसके लिए हल करेंगे तो 1 इंटू इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी माइनस बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी, देन a प्लस बी प्लस सी इंटू 1, ए का गुणा बी से ए बी, ए का गुणा सी से ए सी, सी का गुणा बी से माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, देन माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। बार पीछे वाला कोष्टक खोल देंगे तो निशान बदल जाएंगे, देखो आप, ये हो गया माइनस ए बी, ये हो गया माइनस का प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का हो गया माइनस ए बी। ऐसा करते ही ए बी और ए बी आपस में कैंसिल हो गए। अब इसको व्यवस्थित लिख देते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर का पद, फिर बी स्क्वायर का पद, फिर सी स्क्वायर का पद, फिर माइनस ए बी कहाँ है, ये रहा माइनस ए बी, फिर माइनस बी सी और माइनस ए सी, क्रम से लिख दिया। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये आपने सूत्र पढ़ा है छोटी क्लासों में, 11th में भी आपके कोर्स में था ये। इन दोनों का सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, या फिर याद नहीं है तो आपको यहाँ एक काम करना होगा, इन दोनों कोष्टकों को गुणा करना पड़ेगा। ए का गुणा इन सब से, बी का गुणा इन सब से, सी का गुणा इन सब से, गुणा करेंगे तो इनके अलावा सारे पद कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये आपको सिद्ध करना था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, सारणी दे रखी है आपको और सारणी का मान ज्ञात करना। तो करना में तो पहले मैंने इसको सारणी लिख दिया, ऐसा कैसे जो प्रश्न दे रखा है आपको, तो पहला काम मैं करूंगा, जहाँ स्क्वायर दे रखा है तो सभी पदों का वर्ग कर लेंगे हम। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, इन सब का जो भी दे रखा था उसका वर्ग करके लिख दिया। और फिर हम यहाँ प्रयास करेंगे कि या तो पहली पंक्ति या पहला स्तंभ के अधिक से अधिक अवयव क्या हो जाए, 0। तो हम यहाँ प्रयास करेंगे कि पहली पंक्ति के ये दोनों अवयव क्या हो जाए, 0। इन दोनों को 0 करने के लिए मैं 4 में से 4 घटाऊंगा तो ही 0 होगा। 4 में से 4 घटाने पर क्या आएगा, 0। तो घटाने के लिए 4 कहाँ से लाएं, घटाने के लिए 4, अगर 1 को मैं 4 से गुणा करूं तो ये 4 माइनस 4 हो जाए। इसके लिए यहाँ 0 लाने के लिए इस कॉलम में से इस कॉलम का 4 गुना घटा देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ 0 लाने के लिए 9 में से 9 घटाना पड़ेगा, तो 9 में से 9 घटाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 9 में से घटाऊंगा इसका 9 गुना, तो 9 माइनस 9 करना पड़ेगा। देखिए अब ये क्या हो गया, 1 4 9 घटाना है इसका 4 गुना, दूसरा कॉलम जैसे कैसे आ गया, फिर इसका 4 गुना, तो 1 से 4 का गुणा किया 4, 4 से गुणा किया 16, 4 से गुणा किया 36, 9 से गुणा करना है 9, 36 और 81, घटा लो, ये 2 0 आ गए, बाकी सारे पद बच गए। अब जैसे ही 2 0 आ गए तो हमें विस्तार करना, किसके लिए विस्तार करना, केवल हमें R1 के लिए विस्तार करना है। किसके लिए विस्तार करना है, R1 के लिए विस्तार करना है। तो R1 क्योंकि इसके 2 अवयव ऑलरेडी 0 है, तो R1 के लिए विस्तार करेंगे तो 1 इंटू इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, गुणा किया तो आ गया 392 माइनस 400 इज इक्वल टू -8, यही इसका आंसर। तो हमें ध्यान रखना है, हल करना है तो हमें प्रयास करना है कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अधिक से अधिक जो क्या है 0। उसके लिए हमें संक्रियाएं करनी है, उसके लिए हमें प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 11, ओमेगा क्या है, ये ओमेगा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो क्षणिक का मान ज्ञात करो। इकाई के जो ओमेगा दे रखा आपको क्या दे रखा, इकाई का घनमूल दे रखा है और ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, आपने पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
या यूँ कह सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आपके 11th में कोर्स में था, इसी का हमें यहाँ उपयोग करना है। अब दे रखिए आपको सारणिक दे रखी है, दी हुई सारणिक को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब जो आप जानते हैं मैंने यहाँ लिख दिया वापस, वी नो दैट ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये उपयोग करने के लिए जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है इसको पहले 1 लिख दिया मैंने, ये 1 ये भी 1, ये अपनी जगह पर जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब था वहाँ दोनों क्या कर दिया मैंने 1 कर दिया। अब 2 को मान 0 करने के लिए, इन दोनों को 0 करने के लिए क्या किया जाएगा, R1 में से क्या घटाएंगे हम, सॉरी C1 में से C2 घटा देंगे। यहाँ 0 करना है, इसमें से ये घटा देंगे, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, इसलिए C1 में से C2 घटाने पर दोनों घटा रहे हैं तो ये हो गया 1 - 1 0, यहाँ भी 1 - 1 0, या ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। दूसरा कॉलम अपने स्थान पर और तीसरा कॉलम भी अपने स्थान पर। विस्तार करेंगे दिया गया, इसके लिए 2 है तो पूरा 0 है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू तीसरा गुना हो जाएगा उपसारणिक का, ये हो गया, इनका उसने गुणा किया तो इस प्रकार के पद आ गए, ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा से ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर गुणा ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा 4, ओमेगा का गुणा ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा का गुणा ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब, देन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा 4 को लिख दिया मैंने ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये अपनी जगह पर इसका मान 1, फिर ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया, ये अपनी जगह पर 2, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन 2 माइनस इसका मान भी ऊपर जानते हैं माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ये इसका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध करना है आपको, ये दी हुई है सारणी और लाना क्या सिद्ध करके 4a² b² c², प्रूफ करेंगे हम इसको, LHS दिया और लिख दिया हमने एज इट इज a² bc ac + c² a² + ab b² ac ab b² + bc एंड c²। क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए आप C1 में से यहाँ से भी एक कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से भी एक कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी एक बार ले सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ तीनों में B कॉमन आ सकता है, इन तीनों में से C कॉमन आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, पहले कॉलम में से A, दूसरी कॉलम में से B, तीसरी कॉलम में से C उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो बाहर आ गया A B C। पहले कॉलम में से A बाहर चला गया तो पीछे क्या बचा A, इन दोनों में से एक A बाहर हो गया, पीछे बचा A + B, यहाँ A + B, यहाँ भी ये चला गया बाहर B, इसी प्रकार इनमें से B कॉमन ले लिया और इसमें से C कॉमन ले लिया। नेक्स्ट हमें भी यहाँ प्रयास करना है अधिक से अधिक क्या हो जाए 0, तो उसके लिए सबसे पहला तरीका एक ही है कि C1 के स्थान पर हम क्या करेंगे, C1 + C2 - C3, A और C को जोड़कर A और C को घटा दो तो यहाँ 0 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे पहले फिर इसको घटाएंगे, तो ये आ गया A + C, इसको घटाना है -a - c, फिर इन दोनों को जोड़ना है A + B + B - a, फिर इन दोनों को जोड़ना है B + B + C - c, जोड़ दिया इन दोनों को और दोनों कॉलम को अपनी जगह पर ऐसे के ऐसे लिख देना, इसमें नो चेंज। इतना करते ही क्या होगा, यहाँ पर ये पहला तो हो गया 0, यहाँ A से कैंसिल होगा, ये हो गया 2B, और यहाँ भी C से C कैंसिल होगा, यहाँ हो गया 2B, यहाँ बच्चे पद ऐसे कैसे। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रथम कॉलम में से 2B कॉमन आ रहा है, यहाँ 0 है तो यहाँ कुछ भी कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पर यहाँ 2B या 2B बाहर आ गया, पहले से ABC था, ABC को 2B से गुणा किया तो यह गया 2A b² C, पीछे हो गया प्रथम कॉलम 0 1 1 और दूसरा और तीसरा कॉलम अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही। फिर हमें यहाँ दोनों में से एक 0 करना है, तो यहाँ 0 करने के लिए हम इसमें से इसको घटाएंगे, R2 में से R3 घटाएंगे, तो यहाँ हो गया 1, ये पहली पंक्ति अपनी जगह पर ऐसे कैसे, दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति घटानी है, तो यह गया 1 - 1, फिर यह गया B - B - C, A - C, और तीसरी पंक्ति अपनी जगह पर वैसी की वैसी ही। नेक्स्ट 0 0 1 C - C एंड B + C, और ये तीसरी पंक्ति में जगह ऐसा ऐसा, जैसे ही दो पद 0 हो गए प्रथम कॉलम के
हम प्रथम कॉलम के लिए विस्तार करेंगे तो हमें केवल इस एक के लिए ही हल करना पड़ेगा। एक के लिए हल करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये भी कैंसिल, इसका गुणा इससे। 1 के लिए हल कर रहे हैं, c इंटू ए माइनस सी माइनस सी इंटू ए प्लस सी। उसको खोल देंगे तो यह आ गया ए सी माइनस सी स्क्वायर, और यह कोष्टक खोला तो क्या आ गया यहाँ पर, यह आ गया माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। तो ये ए सी से ए सी भी कैंसिल, ए सी से ए सी जुड़ जाएगा, और यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ये ए सी तो जुड़ जाएगा, ए सी और ए सी दोनों जुड़ेंगे तो 2ac हो गया। इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और हमें यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यदि सारणिक दे रखी है आपको, अवयव इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 में कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 आदि क्रमशः अवयव A1 B1 C1 आदि के सहखंड हो तो सिद्ध कीजिए कि डेल स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब दी गई सारणी का वर्ग इज इक्वल टू A1 कैपिटल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हमें सिद्ध करना, समझ आ गया होगा क्या दे रखा आपको। यहाँ आपको एक सारणिक दे रखी है और एक दूसरी सारणी, जो सिद्ध करना दूसरी सारणिक आ रही है, वो सारणिक है, उस सारणिक के जो अवयव है वो पहली वाली सारणिक के अवयवों के सहखंड है। A1 का सहखंड है कैपिटल A1, इसी प्रकार A2 का सहखंड है कैपिटल A2, A3 का सहखंड है कैपिटल A3, इसी प्रकार अन्य अवयवों के भी सहखंड ये है, ये हमें सिद्ध करना। तो सहखंड के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, क्या होता है सहखंड। उप सारणिक को अगर हम -1 की पावर i प्लस जे, अगर कोई भी उप सारणिक दे रखी है आपको, उप सारणिक जिसको a से लिखते हैं हम, और इसको अगर -1 की पावर i प्लस जे से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सहखंड। क्रमो एक के बाद प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद फिर वापस प्लस, क्रम बदलता जाता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए वापस ले लिया मैंने कि हमें जो दे रखी है सारणिक, उसको डेल है और दूसरी सारणिक को मान लिया डेल डैश, जो डेल स्क्वायर सिद्ध करनी है तो इसको डेल डैश मान लिया। तो हमें सिद्ध क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि डेल डैश और डेल स्क्वायर दोनों बराबर है। इस सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, ये दी हुई है और ये सिद्ध करने में सारणी आ रही है, तो ये दी हुई को डेल्टा मान लिया और इसको मैं डेल डैश मान लिया। अब सिद्ध करने के लिए पहले दोनों को गुणा करेंगे, डेल का डेल डैश से गुणा करेंगे, दोनों सारणी को गुणा कर दिया। और गुणा करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका तो पंक्ति का पंक्ति से गुणा करो, और दूसरा तरीका है पंक्ति का कॉलम से भी गुणा कर सकते। तो हम यहाँ पर पहला तरीका काम में ले रहे हैं, पंक्ति का पंक्ति से गुणा करेंगे। तो यहाँ पहली पंक्ति का गुणा पहली पंक्ति से, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरी पंक्ति से, फिर पहली पंक्ति का गुणा तीसरी पंक्ति से, फिर इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का गुणा पहली पंक्ति से, दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरी पंक्ति से, दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरी पंक्ति से, फिर तीसरी पंक्ति का गुणा पहली से, दूसरी तीसरी का दूसरी से, और तीसरी का तीसरी से। इस प्रकार हम गुणा करेंगे तो ये इस प्रकार की सारणी का आपको देखो, A1 का गुणा कैपिटल A1 से, तो A1 प्लस B1 प्लस C1 ये हो गया पहली पंक्ति का गुणा पहली पंक्ति से, जो बन गया पहला अवयव। फिर पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, वो बनेगा दूसरा अवयव। A1 का A2 से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। फिर गुणा करना तीसरी पंक्ति से, देन A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3। इसी प्रकार बारी बारी से दूसरी पंक्तियों का भी गुणा किया तो ये इस प्रकार के पद बन गए आपके साथ। अब यहाँ देखिए अब क्या आ रहा है, इस सारणी के अंदर देखें तो ये वाला जो पद है इसमें तो क्या हो रहा है, अवयव है और इसके साथ में गुणा कौन हो रहा है, स्वयं का सहखंड। A1 के साथ A1 का ही सहखंड है, B1 के साथ B1 का सहखंड है, C1 के साथ C1 का सहखंड। जबकि यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अवयव तो A1 और सहखंड किसका है, A2 का, सहखंड किसी और का है। अवयव है B1, सहखंड किसी और का है B2 का। अवयव है C1, सहखंड है C2 का। मतलब अवयव अलग है, सहखंड अलग है। तो और हम जानते हैं पहले से ही कि अगर
अवयव का स्वयं के सहखंड के साथ गुणा करें तो उसका योग जो आएगा वो सारणी के मान के बराबर आएगा। अवयव और स्वयं का सहखंड उसको अगर गुणा करें तो ये तो आता है सारणी के मान के बराबर। और अगर अवयव कोई और हो, सहखंड कोई और हो, तो उसका योग आता है 0। तो यहाँ पर a1 प्लस b1 प्लस c1 डेल आएगा। इसी प्रकार a2 कैपिटल A2 प्लस b2 कैपिटल B2 प्लस b3 कैपिटल B3, ये भी क्या आएगा सारणी का मान। फिर a3 कैपिटल A3 प्लस b3 कैपिटल B3 प्लस ठीक है c3 कैपिटल C3 इज इक्वल टू डेल। तो ये सेम अवयव और खुद का ही सहखंड, अवयव और खुद का ही सहखंड, इसलिए ये तो सारणी के मान के बराबर होगा। और जहां अवयव अलग है और सहखंड अलग है वहां क्या हो जाएगा 0। इस गुणधर्म का हम यहाँ उपयोग करेंगे। यहाँ गुणधर्म का उपयोग किया हमने, तो जहाँ समान पद थे अवयव का खुद के सहखंड के साथ वहां तो आ गया सारणी, और जहां कोई अलग था वहां क्या हो गया, तो जहां अवयव और स्वयं सहखंड गुणा हो रहे थे वहां तो वही सारणी का मान, और जहां अवयव और सहखंड अलग अलग थे वहां सब जगह क्या हो गया 0। अभी सारणी का विस्तार करेंगे डेल के लिए, तो ये होगा डेल इंटू डेल माइनस 0 इंटू 0। देन ये हो गया डेल डेल डन, डेल डेल डैश इज इक्वल टू डेल क्यूब, डेल डैश इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो हमने माना था उसको वापस लिख दिया। तो हमें यही सिद्ध करना था। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट, सारणी का चैप्टर कंप्लीट। अब आपको आज का वर्क क्या करना होगा, आज का वर्क आपको ये सारे सवाल तो करने ही है, समझना है और फिर बार बार दोबारा अभ्यास भी करना है। क्योंकि यहाँ कब कौन सी संक्रिया काम लेनी है, कब कौन सा गुणधर्म काम लेना है, ये सब अभ्यास से ही संभव होगा। वन टाइम करने से संभव नहीं होगा। आप सोचते हो कि एक बार किया याद हो गया या समझ में आ गया, नहीं, गणित अभ्यास मांगती है, तो आपको अभ्यास करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रश्न से संबंधित एक्सरसाइज 4.2 का जो पहले एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है और बड़े बड़े एग्जाम्पल भी है, उन एग्जाम्पलों को भी आपको समझकर करने का प्रयास करना कंपल्सरी है। क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल में से ही प्रश्न आता है, तो आपको उसके एग्जाम्पल समझ कर करना, कर तो लोगे, समझ के करना। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं जरूर बताऊँगा आपको। बिना पूछे मैं कौन सा बताऊँ और कौन सा नहीं बताऊँ, मुझे भी कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न की कोई समस्या होगी तो मेरे से अगली क्लास से पहले आप ज़रूर पूछेंगे। थैंक्स।